हाँ प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। हम लोग संकल्पना पाठशाला के साथ जो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश में मेरे प्यारे बच्चों अब तक हमने देखा है कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के रूल्स क्या थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण क्या होता है, और दर्पण में गोली दर्पण हम लोग समझ रहे थे, और गोली दर्पण में हम लोगों ने वक्रता केंद्र को समझा था, वक्रता केंद्र को समझा था। और मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र मैंने बताया था, गोली दर्पण जिस गोले का अंश भाग होता है उस गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बोर्ड पे दर्पण को समझने वाले हैं तो बोर्ड पे दर्पण का सिंबल होगा 2D में होगा, लेकिन आपको समझना है 3D में समझना है। आपको दर्पण कैसा समझना, ऐसा समझना है। तो आपको क्या जानना है, वक्रता केंद्र आप समझ गए थे। अगला टॉपिक तो दर्पण से संबंधित दर्पण का जो अगला घटक है वो क्या था, वो था मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव था। तो मैंने आपको ध्रुव भी समझाया था लास्ट क्लास में। ध्रुव को पोल बोलते हैं। पोल, सिंपल सा पोल आप सभी जानते हैं। ध्रुव का मतलब होता है, वास्तव में पोल वो होता है, वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जिस पॉइंट को लेकर के मूव कर रहा है, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, पोल होता है। तो दर्पण में मैंने पोल को बताया था। जैसे मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों एक दर्पण है, ये एक गोली दर्पण है। आपको हल्का सा समतल पर दिखाई पड़े, ये क्या है, गोली है। अगर हम इस दर्पण को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे रख दें, अगर कहीं भी रख दें, सपोज करो हम ऐसे रख दें इसको, अगर हम पानी की एक बूंद डालें जो क्या बोलते हैं, इसको स्लिप करने वाली है, तो दर्पण की जिस बिंदु पर जाकर रुकेगी वो बिंदु दर्पण का ध्रुव होगा। यानी हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण का जो सबसे गहरा बिंदु होता है, जो सबसे गहरा बिंदु होता है या सबसे उभरा हुआ बिंदु होता है, अगर सीधे रखने पर जो सबसे उभरा हुआ बिंदु है वो क्या होता है, दर्पण का पोल होता है। तो ध्यान करें, मैंने कहा था दर्पण को हम लोग किसमें समझेंगे, 2D में समझेंगे, और दर्पण जबकि ये क्या है, 3D में है। तो मान लीजिए कोई दर्पण है, और इस दर्पण को आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों दर्पण ऐसा है, आपका ऐसा दर्पण है, ये दर्पण नीचे वाला हिस्सा मान लो काढ़ी जैसा है, तो सबसे गहरा बिंदु जो होगा वो क्या होगा, पोल होगा। और यहाँ पर C दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, इस बात को हम लोगों ने समझा था। मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ पर है, और इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं कोण को, मध्य बिंदु यहाँ है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों C है, और ये क्या है, P है। ध्यान रखिए, C है, क्या है, P है। तो अगर हम C और P को मिलाती हुई एक रेखा खींचें, ध्यान दें, अगर हम C और P को मिलाती हुई एक रेखा खींचें, एक रेखा बनती है, एक अदृश्य रेखा दर्पण के ध्रुव और C से होकर के जाती है, और ये रेखा क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे, मेन एक्सिस बोलेंगे। इसको दर्पण का क्या बोलेंगे, मेन एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पर C है और यहाँ पर P है। तो अभी दर्पण में आप क्या समझ गए, दर्पण में वक्रता केंद्र समझ गए, ध्रुव समझ गए, मुख्य समझ गए। और दर्पण का पोल जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो दर्पण है वो दर्पण का स्वभाव समझते हैं। दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, किरणों के मानने अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो किरणों को किस प्रकार से स्लिप करता है, इसके स्लिप करने का स्वभाव क्या है, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम इसको समझें। अब ध्यान दें, हम जानते हैं दर्पण क्या है, किसी गोले का छोटा सा भाग होता है। अगर हम दर्पण 2D में ले रहे हैं तो हम किसके रूप में लेंगे, उसको सर्कल के रूप में लेंगे। अगर सर्कल के रूप में लेंगे तो ध्यान को, इस सर्कल का भी अपना क्या होगा, एक केंद्र होगा, इस सर्कल का भी अपना केंद्र होगा। तो आप शायद पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी पढ़ेंगे। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर हम दर्पण का कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर हम इस सर्कल का कोई भी पॉइंट लेते हैं, चाहे गोला हो चाहे सर्कल हो, आप ध्यान करिए, इस तल तो बना नहीं रहा, क्योंकि तल क्या है, कर्व है। तल क्या है, कर्व है। तो ध्यान करें, इस पर जो बेटा जो टेंजेंट होता है, इसका मतलब जो स्पर्शी होता है, ऐसी रेखा जो इसको स्पर्श करे। तो ध्यान करें, टेंजेंट का मतलब होता है, ऐसे टेंजेंट को आप समझें,
कभी कभी आप देखते होंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, एक डॉगी का एक छोटा सा खेल होता है। एक बॉल होती है, एक बॉल होती है, और बॉल पे क्या एक पटरी रखे रहता है, एक पटरी रख रहता है, और उस पटरी पे डॉगी क्या है, चलता है, और पटरी सीधी रहती है। इसका मतलब जो पटरी होती है, ध्यान करें, अगर ये पटरी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे है, अगर ये मान सपोज करिए बॉल है, हम सपोज करते हैं बॉल है, और इस बॉल पर एक पटरी रखी है, इस बॉल पर एक पटरी रखी है, और ये पटरी जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान करें, जो पटरी होगी, अगर इस बॉल पर जो पटरी होगी, तो थोड़ा सा फिगर कम तेज बनाया आपको, एक ही लाइन से थोड़ा सा पूरा लेना पड़ेगा तब आएगा। अगर ये पटरी जो है, मान लीजिए ये पटरी ऐसे ऐसे समतल में रुकी हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये तल होगा, इस पॉइंट का ये क्या होगा, तल होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं दर्पण की प्रकृति क्यों समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा फोकस पॉइंट समझना है, और दर्पण की प्रकृति क्यों समझ रहे उसको जरा देखें। तो यहाँ पर जो होगा, ध्यान करिए, ये तल है। अगर मान लीजिए कि हम जो है इसका जो टेंजेंट कहलाएगा, अगर टेंजेंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ड्रा करें, ध्यान करिए, अगर हम टेंजेंट यहाँ पर ड्रा करें, ये टेंजेंट यहाँ पर ड्रा, अगर कोई किरण सपोज करें ऐसे आ रही है, ऐसे सीधी इस पर गिर रही है, तो किधर से जाएगी, बोलो जरा हमको। संभवतः अब अगर ये है तो इस पर हम लंब डालेंगे। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर लंब होती है। आप याद रखिएगा, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर लंब होती है। अभी मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में जब आप सर्कल चैप्टर कवर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे जो टेंजेंट होता है, स्पर्शी होता है, वो सर्कल, वो त्रिज्या पर लंब होता है, यानी सेंटर से जब मिलाते हैं तो यह त्रिज्या पर लंब होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ तक ये दर्पण लेते, ध्यान करिए, यहाँ तक हम दर्पण लेते ऐसा, एक मिनट ऐसा बस, अगर हम यहाँ पर दर्पण लेते, तो दर्पण में अगर आउटसाइड में अगर कोई रेंज आ रही है, ध्यान करिए, आउटसाइड में कोई रेंज आ रही है, आउटसाइड में रेंज आ गई, तो दर्पण कैसा बनाएगा, उत्तर जैसा बनाएगा, कुछ उत्तर जैसा दर्पण बनाएगा। तो जरा हमको बताओ, ये अगर यहाँ है तो यहाँ पर एक मनुष्य है, तो सी और ये क्या है, इसका तल क्या है, परस्पर लंब होता है। सी त्रिज्या और इसका जो टेंजेंट है, जो इसकी स्पर्शी है, इसकी क्या है, इसकी मेरे प्यारे बच्चों स्पर्शी क्या है, परस्पर लंब होता है। अगर कोई किरण इस ऐसे कंडीशन में आपतित होती है, तो हमको बताओ किरण ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, क्यों ऐसे जाएगी, क्योंकि ये अवलंब हो, तो अवलंब तो ऐसे होगा, दूसरा विलंब तो कैसे होगा, आई बराबर आर पे होगा, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। आसे हुआ, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम अवतल दर्पण की बात करें, यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और परीक्षा में पूछता है, अक्सर पूछता है, इस नाते से हम ध्यान में रखेंगे। मैंने दो दर्पण लिया, मैंने प्यारे बच्चों दो दर्पण लिया, और आप जब मैं दर्पण बनाऊंगा तो आप संभवतः आप जान जाएंगे कि मैंने कौन सा दर्पण बनाया है। ध्यान करिए, मैंने एक दर्पण लिया बेटा, मैंने एक दर्पण लिया, मैंने आउटसाइड में इसके उत्त भाग में इसके कॉन्वेक्स भाग को मैंने पेंट किया। अगर कॉन्वेक्स भाग में पेंट किया तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। तो सपोज करें कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई किरण, ये क्या होगा आप जानते हैं, अगर ये पी है और ये सी है, पी है, अगर कोई किरण सपोज करें मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। कोई किरण किसी बिंदु से, कोई प्रकाश स्रोत है किसी प्रकाश स्रोत से। यहाँ पर आप याद रखिए, दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है, दर्पण में जो वस्तु होती है, दर्पण के सामने रखी हुई जो वस्तु होती है, वो दर्पण के लिए प्रकाश स्रोत होती है, वो दर्पण के लिए प्रकाश स्रोत का काम करती है। तो हम यहाँ पर बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई किरण इंसिडेंट हो रही है, अगर इंसिडेंट हो रही है तो ध्यान करें, अगर ये सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिए, सी से यहाँ मिलाएंगे, इसके लंबवत जो होगा स्पर्शी होगा, तो हम जानते हैं इस पॉइंट पर स्पर्शी होगा, तो स्पर्शी होगा, कोई किरण आ रही है तो आई के बराबर इधर से एक रेंज आएगी कि नहीं आएगी, यानी इंसिडेंट क्या होगी, ये परावर्तित इस डायरेक्शन में होगी। यानी अवतल दर्पण में देखिए कोई भी किरण क्या अंदर की ओर परावर्तित हो रही है, जो भी किरण जाएगी इस प्रकार से, जो भी किरण जाएगी टेंजेंट होगा। ध्यान दीजिए, ये पूरी बात रखिए, जब समतल होता है तो ऐसी किरण आती है तो ऐसी जाती है। तो मान लीजिए तल तो इसका ऐसे है, अगर कोई किरण ऐसे आ रही है तो आप तिरछा से, आप तो ऐसे आएगी, बाहरी को तो जाएगी नहीं। तो उस नाते से
कोई भी किरण होती है ये बेटा उसी अंदर की डायरेक्शन में जाती है। यानी जो अवतल दर्पण होता है, ध्यान करिए, अवतल दर्पण होता है वो जो परावर्तित किरण को कन्वर्जेंट करता है। अभिसारी अपसारी मैंने पढ़ा था आपको ना। यानी अवतल दर्पण जो होता है वो अपने ऊपर आपतित किसी भी किरण को क्या करता है, अभिसरित करता है। क्या करता है, अभिसरित करता है। क्यों अभिसरित किया मैंने बता दिया। आप ध्यान से करिए कि जो तल बनाता है स्पर्शी जो होती है वो त्रिज्या से मिलाते हैं तो लंबवत होती है, तो ऐसा एक डायरेक्शन बाहर की दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान करें कि ये जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, वो किरणों को क्या करता है, कन्वर्जेंट करता है, यानी अभिसरित करता है। इस नाते से मेरे प्यारे बच्चों जो अवतल दर्पण होता है, आप नोट करेंगे, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण को मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी यानी क्या बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ध्यान दें, उत्तल दर्पण किरणों को कैसे करता है, उत्तल दर्पण ध्यान दें किरणों को कैसे करता है। मैंने एक उत्तल दर्पण लिया, ध्यान दें मेरे पास क्या है, मेरे पास एक उत्तल दर्पण है और हम क्या करेंगे जब अंदर की ओर इसको क्या करेंगे, अंदर की ओर जब इसको कलई करेंगे, पेंट करेंगे तो बाहर को दर्पण इधर होगा। तो इसका ध्यान करिए, मान लो पी यहाँ पर है और इसका चूंकि कर्व तो इधर है तो सी मेरे प्यारे बच्चों इस साइड में होगा, सी इस साइड में होगा तो पी और सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, ध्यान करिए, पी और सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, पी और सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य कहलाएगी। अब ध्यान करिए किरण ऑब्जेक्ट तो इधर होगी ना, ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ थोड़ी होगी, क्योंकि जो प्रकाशित वस्तु होगी जो इसके लिए प्रकाश स्रोत का काम करेगी ये दर्पण के सामने होगी। तो ध्यान करिए, मान लीजिए दर्पण के सामने से कोई बिंदु है, ये किरण ऐसे जा रही है, ये किरण कैसे जा रही है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये किरण किधर की ओर भेजेगी, अंदर की ओर भेजेगी क्या, नहीं अंदर की ओर नहीं भेजेगी। मैं इसका एकदम सिंपल सा उदाहरण देने वाला हूँ, आप उस उदाहरण के माध्यम से भी इस बात को समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, इसका स्पर्शी तो ऐसे होगी और स्पर्शी क्या होगी, मान लो सी है तो स्पर्शी आप जानते हैं सी से क्या होती है, लंबवत रेखा ही होती है, ये लंबवत रेखा जो होती है। तो अब ध्यान करिए, अगर ये बिंदु पर तल तो ऐसा बनाएगा ना, मैंने कहा अगर बिंदु पर तल की बात करें तो बिंदु पर तल तो ऐसा बनेगा। अब इस तल में अगर आप इसी को सीधा करके देखो, मेरे प्यारे बच्चों उसको सीधा करेंगे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा तो किरण इधर की ओर जाएगी, आएगी तो इधर की ओर जाएगी। ये किरण किधर जाएगी भैया, ये किरण मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगी इधर की ओर जाएगी, ये इधर बाहर की ओर जाएगी, इधर जाएगी बाहर की ओर जाएगी। और ऐसे कितनी ही किरणें क्यों ना हो, कितनी ही किरणें क्यों ना हो, वो दर्पण आपतित होगी तो बाहर की ओर जाएंगी। वो कोई भी किरण क्यों ना हो दर्पण पर आपतित होगी तो कैसे जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसका तल जो है, तल आउटसाइड में डायरेक्शन को मूव करने के लिए प्रेस करता है। अब आप समझें जरा, इसका सिंपल सा एग्जांपल समझें। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों जो प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, द्वैती है। एक तरंग रूप में है और ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बाल के रूप में है। और बाल क्या करती है, जब किसी दर्पण पर इंसिडेंट होती है तो बाउंस होती है, जब किसी दर्पण में इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, बाउंस होती है। कैसे बाउंस होती है आप जानते हैं, तो आप जरा हमको बताओ। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ध्यान करो ये दर्पण है, या ऐसे आप करो दर्पण, इसको मत ध्यान, आप ऐसे एक बात समझो ध्यान से। हमने कहा कि मान लीजिए कोई मैं एक बड़ा सा ऐसे बड़ा सा गड्ढा हो, ऐसे बड़ा सा गड्ढा हो तो ये गड्ढे का सेंटर पॉइंट हो। अगर कोई बाल मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे फेंकेंगे तो क्या बाल इधर जाएगी, नहीं इधर नहीं जाएगी, ये बाल किधर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। कोई भी बाल आप फेंकेंगे तो कैसे जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। कोई भी बाल आप फेंकेंगे तो कैसे आएगी, अंदर की ओर। कोई भी बाल गिरेगी तो कैसे आएगी। अब बाल गिरने का मतलब है जो प्रकाश में एनर्जी के छोटे छोटे बंडल हैं, उस छोटे बंडल को मैं बाल बोल रहा हूँ। ये बाल इतने छोटे होते बेटा दिखाई नहीं पड़ते, मतलब ये प्रकाश तो दिखाई पड़ता है लेकिन आप प्रकाश में छोटे छोटे बाल दिखाई पड़ते क्या, नहीं दिखाई पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्यों, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान करिए, अंदर की ओर गिर रही है तो ये बाहर की ओर पेंट रहा होगा कहीं ना कहीं से, इसका मतलब अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को, बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक स्थान भेजता है। इस नाते जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी दर्पण होता है। वो कैसा दर्पण होता है, कन्वर्जेंट मिरर होता है। लेकिन हम उत्तल दर्पण की बात करें, ध्यान करें, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, अगर ये
दर्पण कुछ ऐसा हो। मैंने उसका व्यवहारिक रीजन, मैंने उसका जो टेक्निकल पॉइंट था, क्यों उस अंदर की ओर करता है, क्यों बाहर की ओर करता है, मैंने उसको भी समझाया। लेकिन उसका जो व्यवहारिक पहलू है, कॉमन रूप से मान लो आप स्पर्शी नहीं जानते, टेंजेंट नहीं जानते, तो फिर मान लो ऐसे कोई बड़ा सा ऐसे बड़ी सी कढ़ाई है, या बड़ा सा ऐसे कोई उभार पॉइंट हो, तो ध्यान करिए अगर हम वस्तु प्रकाश इधर गिरेगी तो दर्पण उत्तल की ओर होगा। तो ध्यान करिए कोई भी बाल मेरे प्यारे बच्चों गिरेगी, आप सब जानते हैं इधर नहीं जाएगी, बाल इधर जाएगी, बाल इधर जाएगी। कोई भी बाल, छोटी बाल इस पर गिरेगी तो बाल इधर जाएगी। इसका मतलब जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों क्या करता है, बाहर की ओर फैलाता है। और बाहर की ओर फैलाना ही क्या है, बाहर की ओर जो किरणें फैलती हैं, आप जब मैंने आपको प्रकाशपुंज बताया था तो ध्यान करिए मैंने बताया था कि बाहर की ओर जो किरणें फैलती हैं तो वो होता है अपसारी होता है। इस नाते से मेरे प्यारे बच्चों जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है कैसा होता है, अपसारी होता है। कैसा होता है, अपसारी होता है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वास्तव में जो भी क्रिया होती है दर्पण में उसकी स्टोरी को समझो, उसके स्वभाव को समझो। प्यारे बच्चों आप कभी नहीं भूलोगे, मज़ा आएगा। फिजिक्स पढ़ने में खूब मज़ा आता है, लेकिन कब मज़ा आता है, जब आप उसके एक एक स्वभाव को समझो। तो ध्यान करिए हम यहाँ मेरे प्यारे बच्चों फोकस बिंदु समझने वाले हैं। अब आप एक बात जानेंगे, क्या जानेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो अवतल दर्पण उसको क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर के जाएगी। बेटा ये इसके लिए कॉमन पॉइंट है। अगर कहीं समांतर कहीं भी है लेकिन जाएगी एक ही बिंदु से होकर के, कहाँ से होकर के जाएगी, एक ही बिंदु से होकर के जाएगी। चाहे ऐसे असंख्य किरणें मुख्य अक्ष के समांतर क्यों ना पड़े, वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो एक बिंदु से होकर के जाएगी। प्यारे बच्चों इसी बिंदु को फोकस पॉइंट बोलते हैं। अगर ये सी है इस बिंदु को फोकस पॉइंट बोलते हैं। आप ध्यान करें, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, आप जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें, मैं पहले बेटा बना के फिर दिखा रहा हूँ, आप जिसे बनाने में आसानी हो। हमने कहा ये सी है, ये सॉरी ये पी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। पी और सी को जब मिलाएंगे एक लंबी सी रेखा खींचेंगे, ये लंबी सी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। आप पटरी से बनाना, आप पटरी से बनाओगे तो रेखा सीधी होगी। ध्यान करिए मुख्य अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रकाश की जो किरण होगी ना, ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन में दिखा दे रहा हूँ, ये मुख्य अक्ष की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, एक ही बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगी। आशय है कि ध्यान करें, आप ध्यान करें कि ये जो किरणें होंगी मेरे प्यारे बच्चों ये इधर से जाएंगी, ये ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही, इधर से जा रही हैं। तो आप एक बात समझना कि वास्तव में यहाँ जाएंगी थोड़ी। अगर आप इस किरण को देखेंगे तो दर्पण में इस किरण को देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत, अगर कोई चमक, कोई किरण बाहर से आ रही है, ये किरण हमको थोड़ी लगेगा यहाँ से आ रही है, हमको लगेगा ये किरण दर्पण के अंदर भीतर से कहीं आ रही है। हमें क्या होंगी नहीं, ये किरणें यहाँ होंगी नहीं, लेकिन क्या होंगी, दिखाई पड़ेगी, हमको आभासित होंगी, हमको सीम्न होंगी, हमको महसूस होंगी। कहाँ से महसूस होंगी कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होके आ रही है, मतलब गई यहाँ से मुड़ गई, किस दिशा मुड़ेगी, यानी मुख्य अक्ष की डायरेक्शन, मुख्य बिंदु एक स्पेशल बिंदु की डायरेक्शन की दिशा मुड़ेगी। तो उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये फोकस पॉइंट होता है, यानी मेन फोकस पॉइंट होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान करिए, अगर आपसे पूछे कि अगर हमें बतानी हो, परिभाषा बतानी हो, किसकी परिभाषा बतानी हो, मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी हो, तो मुख्य फोकस की परिभाषा फिगर में देखते हुए, मेरी बात सुनते हुए, अगर मेरी बात सुनते हुए समझ में आए तो वीडियो देखते समय आप नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बनाएंगे तो बातें आपको क्लियर होगी। तो ध्यान करें, मुख्य अक्ष के समांतर, समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित मतलब गिरने वाली आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, किसमें जाती हैं, अवतल में, किसमें जाती हैं, अवतल में, या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है।
ये किरण तो यहीं से मुड़ जाएंगी थोड़ी, लेकिन मेरे प्यारे को डायरेक्शन यही होगा। डायरेक्शन क्या होगा, यानी उसके मुड़ने का डायरेक्शन सेम एफ की तरफ होगा, ऐसी मुड़ेगी कि एफ से ही होके आ रही होगी। तो जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं, मेन फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ध्यान करिए, मुख्य फोकस की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है, इस नाते से मुख्य फोकस की परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे। अब फोकस दूरी, दो चीज़ें और बचती है इसमें, ध्यान करिए। आपसे अगर पूछे कि त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या का सिंपल सा मतलब है कि सी से जो दर्पण की दूरी होती है, जो उस गोले का, जिस गोले का अंश भाग था, उस गोले की जो त्रिज्या थी, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका मतलब सी से पी की जो दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, सी से पी की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर फोकस दूरी की बात है तो आप जानते हैं फोकस बिंदु ये है, तो फोकस से, ध्यान करिए, फोकस से जो ध्रुव की दूरी होती है, जो P की दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो फोकस दूरी F कहलाती है। यानी P से F की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी F कहलाती है। P से C की जो दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो रेडियस, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या, ये सारी बातों को हम समझें। एक पॉइंट और होता है, उसको भी आप जाने रखिए, आप लिख लीजिएगा, मुझे सुनते हुए आप लिख लेंगे। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों फोकस तल। फोकस तल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि दर्पण है, ये आपका, हम सपोज करते हैं हमारे पास दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, ये दर्पण है, हम सपोज करें दर्पण का फोकस यहाँ पर है, ये दर्पण का फोकस यहाँ पर है। तो इस दर्पण के फोकस पर, जहाँ ये फोकस ही नहीं, जहाँ वास्तव में प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब जहाँ बनाता है, अभी प्रतिबिंब आगे बनाएगा, ये आप फोकस समझो, तो उस यानी मुख्य अक्ष के लंबवत एक जो तल होता है, जो तल का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। तो आपको फोकस दूरी, फोकस तल, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अभी हमें जो बातें समझना है वो समझना है मेरे प्यारे बच्चों, किरण आरेख, यानी किरण आरेख समझना है। और किसका किरण आरेख समझना है, बिना किरण आरेख को जाने हुए हम दर्पण में चित्र नहीं बना सकते, हम प्रतिबिंब क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो चीज़ मैं ध्यान आपको फोकस करने वाला हूँ उसको फोकस जरूर करिएगा। देखिए किरण आरेख का मतलब क्या होता है, किरण आरेख का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु से जो आपतित प्रकाश की जो किरण होती है, वो किरण उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सी किरण रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी दर्पण के जो घटक हैं, दर्पण के घटक के किस पॉइंट से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है, उनकी दिशा कैसी होती है, और कौन सी किरण जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो उस बिंब का, मतलब उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम किरण आरेख में समझते हैं। हम क्या समझते हैं, अपना जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखें। किरण आरेख समझे, पहले हम किरण आरेख समझते हैं। यानी गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए किरण का मतलब आप जान रहे हैं ना, वो किरण का मतलब रेस, जो प्रकाश का स्रोत होता है, किरण आरेख। एक किरण आरेख थोड़ा सा आप समझ लो, 2 मिनट का काम है और इसको आप जान लीजिए। किरण आरेख है क्या, किरण आरेख का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, ये कोई दर्पण है, और इस दर्पण में आप जानते हैं जब भी कोई दर्पण बनाएंगे, जब भी आप कोई दर्पण बनाएंगे, चाहे आप चाहे अवतल दर्पण बनाएंगे, चाहे कॉन्वेक्स बनाएंगे, चाहे उत्तल बनाएंगे, चाहे अवतल बनाएंगे, उसके लिए मुख्य पॉइंट आपको तुरंत दिखाना होगा, P दिखाना होगा, उसके लिए क्या दिखाना होगा, C दिखाना होगा, और P और C को मिलाती हुई जो रेखा जाएगी बिंदुओं, वो क्या होगी, वो आप जानते हैं मुख्य अक्ष होगी।
तो पहला तो आप जानते हो, पहला किरण आरेख यानी किरण के इंसिडेंट होने का जो डायरेक्शन है, पहला तो डायरेक्शन है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, सी है मेरे लिया, ए एफ है। आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? ये सी से होकर जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी जो भी ऐसी किरण होगी, ध्यान रखिए, जो भी किरण होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो दर्पण उसका स्वभाव है कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से ही मूव करेगी। चाहे जितनी भी किरणें हो, ऐसे चाहे असंख्य किरणें क्यों ना हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका रूल है, इसकी किरण आरेख का चलने का नियम है, वो कहाँ से होकर जाती है? मुख्य अक्ष से होकर जाती है। और दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर कोई किरण आप ध्यान करिए मुख्य फोकस से होकर के जाए, कहाँ जाए? मुख्य फोकस से होकर के जाए, तो उसका आरेख होगा, अगर जस्ट उल्टा होगा। आपको मेरी बात हमको लगता है समझ में आ रही होगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से आती है। अगर कोई किरण मान लो बिंब यहाँ पर है, एक किरण मान लीजिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जो किरणें जाएंगी परावर्तन के पश्चात कैसे आएंगी? ये मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दो बात समझ में आ गई होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस से जाती है। और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब जब परावर्तन होता है तो सेम फोकस के डायरेक्शन में परावर्तन होता है। और जब मान लीजिए फोकस बिंदु की दिशा में आ रही है, फोकस बिंदु की दिशा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण है। ये यहाँ पर मान लीजिए आपका मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस की दिशा में, मुख्य फोकस का डायरेक्शन तो मेरे प्यारे भैया ये होगा ना, तो मुख्य फोकस की दिशा में कोई प्रकाश की किरण मान लो आपतित हो रही है, तो मुख्य फोकस की दिशा में आपतित हुई, और परावर्तन पश्चात कैसे घूम जाएंगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या बात समझा चुका हूँ? अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर जा रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रही है? सी से होकर जा रही है, फिर प्रकाश की किरणों का जाने का स्वभाव कैसा होगा? मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मेरे प्यारे बच्चों सी से होकर जा रही है या सी की दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये मान लीजिए ये क्या है? मान लिया हमने सी है और इसको मान लिया हमने एफ है। अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान करिए, अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रही है? सी से होकर जा रही है, तो यहाँ पर इंसिडेंट होगी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो लंबवत इसका तल क्या होगा? इसका क्या होगा? टेंजेंट स्पर्शी होगा। इसका तल इसका स्पर्शी होगा। तो स्पर्शी चूंकि सी से मिलाने वाली रेखा वही त्रिज्या होती है और उससे क्या होती है? लंबवत होती है। ध्यान करिए, मैंने आपको कहा था जब किसी तल पर कोई बाल लंबवत गिरेगी तो क्या होगा? तो इंसिडेंट एंगल और क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि अगर लंबवत है तो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किस डायरेक्शन में जाती है? उसी दिशा में वापस आ जाती है। और उत्तल दर्पण में, अगर उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? दिशा होगी। दिशा का मतलब जैसे मान लो सब कुछ करो, अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो सी यहाँ होगा, तो सी की दिशा में कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो सी की दिशा में अगर आ रही तो उसी दिशा में क्या होगी? घूम जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, मैंने यहाँ आपको कितनी बातें बताई। मैंने 3 प्रकार की किरणों का स्वभाव बताया, किरणों पर, दर्पण पर किरणों की आपतित होने की प्रकृति बताया, उसका जाने का, उसके परावर्तन का स्वभाव क्या है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो एफ से होकर जाएगी, अगर एफ से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर सी से होकर जा रही है तो क्या है? उसी दिशा में वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ जाएगी मैंने आपको बता दिया। ये पूरी बात मेरे ध्यान से आप रखिएगा। ये आपको जब भी आप लाइट पढ़ेंगे, चाहे इंटर में पढ़ना हो चाहे हाई स्कूल में पढ़ना हो, मेरी एक एक बात आपको ध्यान में आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब हम लोग को पढ़ना है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है? दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो कहानी है हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।